हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, जिसमें पहला हम उदाहरण लेकर चल रहे हैं शाइनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब इन वाटर, पानी में परनली का चमकना। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जब सघन माध्यम में आपतन कोण की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार हम बढ़ाते जाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लगातार बढ़ता रहता है। सघन माध्यम के लिए वो विशेष आपतन कोण, डेंसर मीडियम के लिए वो एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है 90 डिग्री, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। सघन माध्यम के लिए वो आपतन कोण जिस पर विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है 90 डिग्री, उसी आपतन कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। अब अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दें डेंसर मीडियम में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रेरर मीडियम में ना होकर बल्कि डेंसर मीडियम में ही वापस लौट जाएगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है कि जब डेंसर मीडियम में, जब सघन माध्यम में एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया जाता है, तो लाइट रेज जो होती हैं वो मीडियम को सेपरेट करने वाले सरफेस से, माध्यम को बांटने वाले पृष्ठ से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं। इस फिनोमेना को या इस घटना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बर्तन में पानी भरें और उस पानी से भरे बर्तन में एक टेस्ट ट्यूब परखनली डाल दें और फिर परखनली को, यहां पर एक परखनली डाला, टेस्ट ट्यूब डाला और उस टेस्ट ट्यूब को हम धीरे धीरे झुकाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा चमकने लगेगी, शाइनी दिखने लगेगी, चमकदार दिखाई देने लगेगी। तो उसका मेन रीजन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये कब होता है? यहां पर हम किसी बर्तन में कोई द्रव ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये कांच का बीकर है, ग्लास का बीकर है, और ग्लास के बीकर में हमने एक परखनली डाली और परखनली को हम झुका देते हैं। फिगर में हम झुकी हुई टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं। और इस टेस्ट ट्यूब के भीतर पानी नहीं है, एयर है। अब यहां पर हम कुछ लाइट रे डालते हैं। मान लीजिए एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये है। अब ये लाइट रे एयर से जाएंगी ग्लास में और ग्लास से ये जाएंगी वाटर में, वाटर में
और वाटर से फिर ये जाएंगी ग्लास में, टेस्ट ट्यूब ग्लास की है यहां पर, और फिर ग्लास से वो लाइट रे कहां जाएंगी, एयर में। यहां पर एयर है, तो यहां पर मेन चीज ये है कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, बहुल अपवर्तन हो रहा है, बहुत जगह पर कई बार अपवर्तन होगा। देखिए जैसे हवा से लाइट रे ग्लास में जाएंगी, ग्लास का बीकर है कांच का, ग्लास से वो वाटर में जाएंगी पानी में, और पानी से ग्लास में, ग्लास से फिर कहां आएंगी, एयर में। तो जब एयर से ग्लास में लाइट रे जाएंगी तब रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, फिर ग्लास से पानी में जाएंगी तब फिर अपवर्तन होगा, और पानी से फिर ये कांच में जाएंगी तब फिर अपवर्तन होगा, और फिर जब कांच से कहां जाएंगी, हवा में, तब फिर अपवर्तन होगा। अब हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां कहां पर पॉसिबल है। हमें ये पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली शर्त यही होती है, पहली कंडीशन यही है कि लाइट रेज डेंसर मीडियम से कहां जानी चाहिए, रेयर मीडियम में। तो यहां पर एयर से ग्लास में जब लाइट रे जाएगी टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ग्लास से वाटर में जाएंगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। जब लाइट रे ग्लास से कहां जाएंगी, वाटर में, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, क्योंकि हमें पता है AMG बराबर 1.5 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो ये ग्लास डेंसर मीडियम है और वाटर भी डेंसर मीडियम है, लेकिन अगर कोई कहे कि ज्यादा कौन डेंस होगा, तो हम कहेंगे कि वाटर के कंपैरिजन में ग्लास ज्यादा डेंस होगा। ये दोनों सघन माध्यम हैं, लेकिन अगर कोई कहे इनमें कौन ज्यादा सघन होगा, तो हम कहेंगे कांच ज्यादा सघन होगा, क्योंकि कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहां पर एयर से जब ग्लास में जाएंगी तो विरल से सघन में हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद ग्लास से फिर कहां जाएंगी, वाटर में, तो ग्लास से जब वाटर में जाएंगी तब यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। इसी तरह से जब लाइट रे वाटर से फिर यहां ग्लास में आएंगी तब फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। जब प्रकाश की किरणें पानी से कांच में जाएंगी, परख नली की जो दीवार है वो कांच की है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, विरल से सघन में जाएंगी। लेकिन कांच से फिर वो लाइट रे कहां जाएंगी, परख नली के भीतर, और परख नली के भीतर क्या है, एयर, तो यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहां पर जब लाइट रे ग्लास से वाटर में जाएंगी तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन जब कांच से वो वाटर में जाएं, तो ग्लास से जब वो वाटर में जाएं, तो यहां पर जब लाइट रे ग्लास से वाटर में जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये जो बर्तन है, बीकर है, ये एक जगह पर स्थिर है, तो हम जब यहां पर ग्लास से वाटर में लाइट रह जाएंगी तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल यहां पर देखेंगे। कहा गया पैरेलली चमक रही है, यानी यहां वाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखना है। जब लाइट रे ग्लास से कहां आए, एयर में, ग्लास से कहां आए, एयर में, तो यहां पर वास्तव में बहुत सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, लेकिन हमें देखना है कि परख नली कब चमकती है, परख नली कब चमकती है, परख नली कब चमकती है, परख नली कब चमकती है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर वास्तव में हम पानी में पड़ी हुई परख नली टेस्ट ट्यूब को झुकाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी
जब लाइट रे ग्लास से कहां जाएगी, एयर में, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, वैसे ही प्रकाश की जो किरणें हैं वो कांच से हवा में जाने नहीं पाएंगी, बल्कि कांच में ही वापस हो जाएंगी, कांच में ही वापस हो जाएंगी। और कांच में वापस हो करके ये लाइट रे आएंगी वाटर में, कहां, वाटर में, और वाटर से फिर वो कहां जाएंगी, एयर में, वाटर से फिर वो कहां जाएंगी, एयर में, वाटर से फिर कहां जाएंगी, एयर में। तो अब हमको ये परत नली यहां चमकती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ वो हम अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, तो टेस्ट ट्यूब की जो दीवार है ये बहुत ही पतली है, टेस्ट ट्यूब की सतह बहुत ही पतली है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब की जो सतह है वो काफी मोटी है। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये टेस्ट ट्यूब की सतह है, ये जो हमने दिखाया है ये टेस्ट ट्यूब की सतह है। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये मान लो एक लाइट रे है, ये लाइट रे, अब यहां पर एयर है, ये हमने दिखाया है टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स हैं, दीवारें हैं, सतह जो बहुत मोटी हमने दिखाई है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ना भरा होने का मतलब क्या होगा, एयर। तो जब लाइट रे ग्लास से कहां जाएगी, एयर में, तो ये समझ लो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर हमने एक नॉर्मल डाल लिया। अब लाइट रे, ये ग्लास है ना, ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम, तो लाइट रे डेंसर से कहां जा रही है, एयर में नार्मल से दूर हटेगी, नार्मल से दूर हटेगी। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। और जब एक विशेष आपतन कोण आ जाएगा जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर हम परत नली को और झुका देंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम हो जाएगा, हो सके एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, वैसे ही लाइट रे ग्लास के सरफेस को पार करके एयर में नहीं जाएंगी, बल्कि लाइट रे जो है ग्लास में ही वापस लौट जाएंगी, जिसको कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहां पर परत नली की जो सतह है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकने लगेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नली की जो सतह है वो चमकने लगेगी। ध्यान दीजिएगा फिर एक बार, देखिए हमने ग्लास का बीकर लिया और ग्लास के बीकर में हमने पानी भरा और पानी में हमने एक डाल दी टेस्ट ट्यूब, और फिर टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हम झुकाते गए। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब टेस्ट ट्यूब की जो सतह है वो चमकने लगती है, टेस्ट ट्यूब की सतह जो होती है वो चमकने लगती है। उसका हमने कारण क्या बताया कि जैसे जैसे हम टेस्ट ट्यूब को झुकाते जाएंगे आपतन कोण का मान लगातार बढ़ता जाएगा, आपतन कोण का मान लगातार बढ़ता जाएगा, और जब आपतन कोण की वैल्यू 41 डिग्री 39 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, वास्तव में ये ग्लास और एयर के लिए क्रांतिक कोण है, क्रिटिकल एंगल। जब लाइट रे ग्लास से कहां जाएगी, एयर में,
तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है? 41 डिग्री 39 मिनट। तो जैसे जैसे हम परत को झुकाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस लगातार बढ़ता जाएगा, और जब परत नली टेस्ट ट्यूब को हम इतना झुका ले जाएंगे कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगी, 41 डिग्री 39 मिनट से ज्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन में लाइट रे ग्लास से एयर में जाने नहीं पाएगी, बल्कि सारी लाइट रे जो होंगी वो सरफेस पर पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाएंगी, जिसके कारण ये टेस्ट ट्यूब की जो सरफेस है वो हमें चमकती हुई दिखाई देने लगेगी। अब एक चीज फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, वास्तव में अगर हम इस परत नली के भीतर पानी भर दें, इस परत नली के भीतर क्या भर दिया जाए? पानी, तो इस कंडीशन में अब टेस्ट ट्यूब यानी परत नली की सतह अब चमकदार दिखाई नहीं देगी। अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के भीतर क्या भर दें? पानी, पहले एयर थी, अब क्या भर दें? वाटर, तो अब इस परत नली की सतह हमें चमकदार दिखाई नहीं देगी। उसका कारण क्या है कि अब लाइट रे ग्लास से कहां आएगी? वाटर में, तो जैसे ग्लास से वाटर में जाएगी लाइट रे, वैसे ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बदल जाएगी। अब क्रिटिकल एंगल ग्लास और वाटर के लिए होता है, ग्लास और वाटर के लिए होता है लगभग 61 डिग्री, लगभग 61 डिग्री। तो अब ये हम बता भी सकते हैं कि 61 डिग्री कैसे निकलता है, पहले हम बताए भी हैं, एक बार फिर से देख लो, ध्यान दीजिएगा भाई। अगर लाइट रे ग्लास से एयर में जाए तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अगर लाइट रे ग्लास से एयर में जाए तो एयर है रेयर मीडियम और ग्लास है डेंसर मीडियम, तो यहां पर n की जगह पर लिया जाएगा kng, और ये हो जाएगा sin c = 1/ang, और ang की वैल्यू होती है 1.5। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3, या फिर लिख सकते हो sin c = 0.667, और ये वैल्यू होती है sin 41 डिग्री 39 मिनट की, तो c बराबर आ जाएगा 41 डिग्री 39 मिनट। ये है ग्लास और एयर के लिए, ग्लास और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल, यानी जब लाइट रे ग्लास से कहां जाती है? एयर में, तब के लिए है क्रिटिकल एंगल। ऐसे मान लो लाइट रे, अगर हमने कहा परत नली में अगर पानी भर दिया जाए तो ये परत नली इस कंडीशन में हमें चमकती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब लाइट रे ग्लास से कहां आएगी? वाटर में, ग्लास से कहां आएगी? वाटर में, तो जब ग्लास से वाटर में आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहां से कि जब पानी भर देंगे तो क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा। अब ग्लास से वाटर में जाएगी, ग्लास से कहां जाएगी? वाटर में, तो हमने कहा कि इस रिलेशन में जो n होता है ये विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। ये दोनों डेंसर है, लेकिन ये ज्यादा डेंस है और ये कम है, तो इन दोनों में ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयर मीडियम होगा। तो अब हम n का मतलब है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो
तो इसका मतलब यहाँ n को हम लेंगे WNG, और WNG दिया नहीं जाता है, ये निकालना पड़ता है ANG अपान ANW से। ANG 1.5 है और ये है 1.33, 1 अपान साइन सी, 0 हटा के दशमलव लगा के इसको हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी 1 अपान साइन सी बराबर हो जाएगा 1.13, या हम इसको लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1 अपान 1.13, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लिया, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लिया, तो ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 0.885, साइन सी इज इक्वल टू 0.885, और ये होता है साइन 61 डिग्री का मान, तो C बराबर हो जाएगा 61 डिग्री। यानी अगर हम इस परत नली में पानी भर दें तो ये परत नली हमें चमकदार दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पर जो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जब किससे ज्यादा हो जाएगा, 61 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तभी पानी भरने पर ये परत नली हमें चमकती हुई दिखाई देगी।